हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आपका स्वागत है। एक बार फिर से लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लास। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है, लास्ट तक बने रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मरुस्थलीकरण के लिए क्या है सबसे अधिक संवेदनशील है, ये आपसे पूछा जा रहा है और ऐसे प्रश्न एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। ऑप्शन ए है पश्चिमी यूरोप। तो पश्चिमी यूरोप की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि ये आमतौर पर आर्द्र जलवायु वाला, कैसा जलवायु वाला, तो आर्द्र जलवायु वाला है, इसलिए ये मरुस्थलीकरणीय क्या है, समस्या नहीं है। हालांकि अगर बात करें तो कुछ दक्षिणी भाग के कुछ हिस्से में, दक्षिणी भाग के कुछ हिस्से में क्या है, सूखे की समस्या हो सकती है, लेकिन सबसे अधिक संवेदनशील नहीं है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। वहीं पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया का कुछ हिस्सा जो है, विशेष रूप से आंतरिक भाग की अगर हम बात करें, आंतरिक भाग की, तो क्या है, शुष्क है, शुष्क है। मरुस्थलीकरण का क्या करते हैं, अनुभव तो करते हैं लेकिन ज्यादा नहीं। ठीक उसी तरह से अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, कि अफ्रीका में साहिल क्षेत्र, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, जहां क्या है, मरुस्थलीकरण के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है। और हमसे यही प्रश्न पूछा जा रहा था। ऑप्शन डी क्यों नहीं हुआ, दक्षिणी चिली की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि इसकी जो जलवायु है, इसकी जो जलवायु है क्या है, समशीतोष्ण, समशीतोष्ण। लेकिन ये भी क्या है, अत्यधिक, यहाँ पूछा जा रहा था कि सबसे अधिक, यही हो। तो इस तरह से हम जाने कि ऑप्शन सी इसका क्यों करेक्ट आंसर हो गया। और रही बात और इसमें जानकारी की, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि साहिल क्षेत्र की बात आई है, तो उसी से रिलेटेड ध्यान रखिए कहाँ है, तो अफ्रीका में साहिल क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, तो साहिल क्षेत्र। इसकी अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये मरुस्थल जो है, साहिल क्षेत्र जो है, ये सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल और किसके बीच, तो सूडानी अफ्रीका, सूडानी अफ्रीका, सूडानी अफ्रीका के सवाना के बीच स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है कि किसके किसके बीच स्थित है, आपसे पूछ सकता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी का हर एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए 2 नंबर जो कथन वाले हैं ना, उसको डबल स्टार मार्क करके पहले से ही रखा कीजिए। चलिए देखते हैं सेंटेंस। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन सही है, आपसे पूछा जा रहा है, इसलिए हमें कथन को पढ़ना होगा। पहला कथन है, इन्हें पश्चिमी प्रशांत में क्या कहा जाता है, टाइफून कहा जाता है। तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक, तो 1 नंबर तो हो गया सही। यहाँ देखिए कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक मौजूद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी तो हो जाएगा पहले ही कट। दूसरे की अगर हम बात करें, तो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आप और ध्यान रख सकते हैं कि इसको पश्चिमी प्रशांत में क्या कहा जाता है, टाइफून। वहीं अगर बात करें कि अटलांटिक में क्या कहा जाता है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो अटलांटिक में तूफान कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तूफान कहा जाता है। और वहीं हिंद महासागर में पूछ ले तो हिंद महासागर में तब क्या कहा जाता है, तब चक्रवात कहा जाता है। तो तीनों बात आपको पता हो गई कि कहाँ क्या कहा जाता है। दूसरा अगर पढ़ें, ये कभी भी विषुवत के पास नहीं बनते, तो ये बात भी क्या दिया हुआ है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्यों नहीं बनते, चूंकि यहीं पर लिख देते हैं कि ये जो है विषुवत के पास, ये विषुवत के पास शून्य कोरिओलिस बल के कारण, शून्य कोरिओलिस
ओलिस बल के कारण क्या है, नहीं बनते हैं। तो जानकारी हो गया कि क्यों नहीं बनते हैं, और ये सेंटेंस भी आपका सही ही दिया हुआ है। ठीक, तो 2 नंबर भी सही हो गया। आगे की सेंटेंस की बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। तो ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात हो रही है, तो ये आमतौर पर व्यापारिक पवनों के कारण क्या होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता है। तो ये कथन भी सही है। लास्ट स्टेटमेंट की बात करें तो ये जमीन पर पहुंचने पर नमी के स्रोत की कमी के कारण कमजोर हो जाते हैं। तो ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसको भी करिए सही। तो 1 2 3 4 चारों का चारों कथन क्या है, सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी। ऐसे प्रश्न जरूर नोट डाउन किया करें, एग्जाम में आपको दिख सकते हैं। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। और हाँ, जो भी क्लास देख रहे हैं प्लीज लाइक कर दिया करें। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मध्य रात्रि सूर्य का देश यानी कि लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के रूप में जाना जाता है। तो ये किसको जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ये नॉर्वे को जाना जाता है। किसको, तो नॉर्वे को। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें तो इसके उत्तरी क्षेत्रों में, कौन क्षेत्र में, तो उत्तरी क्षेत्रों में गर्मियों के कारण, गर्मियों गर्मियों के कारण क्या होता है, सूर्य जो है 24 घंटे दिखाई देता है, 24 घंटे दिखाई देता है। तो ये बात आपको इसमें ध्यान होनी चाहिए। ठीक, और नॉर्वे प्राकृतिक घटना का अनुभव करता है जिससे मध्य रात्रि सूर्य कहा जाता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, और इस प्रश्न में कुछ ऐसा है नहीं, इसलिए आगे की ओर बढ़ेंगे चौथे नंबर प्रश्न पे। और जो भी कथन वाले प्रश्न आए उसको जरूर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए उत्तरदायी है, सही उत्तर चुनना है, यानी सही कथन हमें फिर से चुनना है। और किसके लिए, तो भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए। अगर हम इसको देखें, पहला क्या है, गर्मियों में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब प्रणालियां। तो ये क्या है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो 1 नंबर हो गया सही। देखिए यहाँ पर 1 किस ऑप्शन में नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ भी देखिए क्या हो गया, कट हो गया। इस तरह से आप अपना ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक लाइन में 1 नंबर सेंटेंस को इस तरह से लिख लीजिए कि भूमध्य सागरीय जलवायु की, भूमध्य सागर जलवायु की अगर बात करें विशेषता, तो क्या हो जाएगा, गर्म शुष्क गर्मियां है, जो क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव के प्रभुत्व के कारण होती है, और वही ऑप्शन ए में दिया हुआ था। दूसरा है सर्दियों में पश्चिमी हवाएं, तो ये भी क्या है, भूमध्य सागर ये जलवायु के लिए उत्तरदायी है। ठीक, चूंकि सर्दी में पश्चिमी हवा वर्षा लाता है, जिससे यह क्षेत्र क्या है, सर्दियों की वर्षा के साथ पूरा अद्वितीय टाइप का बन जाता है, एक नज़ारा होता है। तीसरा है क्या, तो 1 भी सही हो गया, 2 भी सही हो गया। तो एक यहाँ पर देखिए 2 मौजूद नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा कट। अब या तो आंसर 1 होगा या फिर क्या होगा, डी होगा। तो देख लेते हैं आगे का सेंटेंस, पूरे वर्ष संवहनीय वर्षा क्या इसके लिए उत्तरदायी है। तो ये बात यहाँ पर जो है ना, गलत दिया हुआ है। ठीक, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2 जो है सही है। क्यों ये गलत हुआ, तो ध्यान दीजिएगा कि पूरे वर्ष जो संवहनीय वर्षा जो है, ये विषुवतीय जलवायु के लिए, किसके लिए, विषुवतीय जलवायु के लिए अधिक विशिष्ट है, ना कि भूमध्य सागरीय के लिए। ठीक, तो इसलिए ये कथन यहाँ पर गलत हो गया। आगे की बात करेंगे, 5वां नंबर प्रश्न,
महाद्वीपीय भूपर्पटी की औसत गहराई लगभग कितनी है? लगभग में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 5 किलोमीटर, बी है 10 किलोमीटर, सी है 35 किलोमीटर और डी है 70 किलोमीटर। तो अगर हम बात करें महाद्वीपीय भूपर्पटी की औसत गहराई लगभग, तो ध्यान दीजिएगा, जो कि भूपर्पटी से मोटी होती है, तो 30 से 40 किलोमीटर लगभग। कितना? तो 30 से 40 किलोमीटर। और पर्वतों के नीचे की अगर हम बात कर लें, पर्वतों के नीचे, तो यह कितना? 70 किलोमीटर तक हो सकता है, 70 किलोमीटर तक। हमसे यहाँ औसत गहराई लगभग में पूछा गया है, तो यहाँ लगभग में कौन सा मान सही रहेगा? 35 किलोमीटर। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में, और क्लास पूरा जरूर देखा करें, साथ ही लाइक भी कर दिया करें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अटलांटिक महासागर में नहीं गिरती है? ये बात आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अमेजन। तो अगर हम अमेजन की बात करें, अमेजन नदी की, तो यह क्या है? दक्षिण अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका की क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी हो जाएगा। और सीधे अटलांटिक महासागर में ये क्या है? गिरती है। अटलांटिक महासागर में अगर हम बात करें, तो ये क्या है? गिरती है सीधे रूप से। तो ये तो आंसर होगा नहीं, चूंकि हमसे नहीं पूछा गया है। वहीं ऑप्शन नंबर बी की अगर हम बात करें, कांगो नदी, तो कांगो नदी से क्या है? ये आपको पता होगा कि अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका की क्या हो जाएगी? दूसरी सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी की बात हो रही है। और ये अटलांटिक महासागर में क्या है? गिरती है। तो ये भी गिरती है और ये भी गिरती है। हाँ, हमसे नहीं पूछा जा रहा है। अगला ऑप्शन चेक करेंगे, नील नदी की बात हो रही है। तो नील नदी क्या है? आपको ध्यान है कि ये विश्व की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी में से एक है, विश्व की सबसे लंबी नदी। और अगर हम बात करें तो यह किस में गिरती है? नील नदी। तो नील नदी की अगर हम बात करेंगे, तो ये तो भूमध्य सागर में गिरती है। किसमें? भूमध्य सागर में। हमसे क्या पूछा जाता था कि अटलांटिक महासागर में नहीं गिरती, तो ये तो नहीं गिरती ही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि नील नदी। और ऑप्शन डी में क्या था? नाइजर नदी। तो नाइजर नदी से आप क्या ध्यान रख सकते हैं? यहीं पे चलिए लिख ही देते हैं। नाइजर नदी की अगर हम बात करें, तो ये पश्चिमी अफ्रीका की, किसकी? तो पश्चिमी अफ्रीका की प्रमुख नदी हो जाएगी, जो कि कहाँ? गिनी की खाड़ी में गिरती है। गिनी की खाड़ी में क्या है? गिरती है। और ये अटलांटिक महासागर का ही हिस्सा है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? नील नदी। देखिए, चारों ऑप्शन आपको क्लियर कर देते हैं कि क्यों ये ऑप्शन इसका आंसर नहीं हुआ। 7वां प्रश्न पे चलेंगे। देशों को उनकी जनसंख्या विशेषता के साथ मिलाएं। जनसंख्या के आधार पर हमें मिलान करना। एक तरफ आपका देश है और एक तरफ इसकी विशेषता है, लेकिन किसकी? जनसंख्या की विशेषता। चलिए मिलान कर लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा प्यारा प्यारा भारत, जो आपको क्या है? देखिए, सबसे अधिक आबादी वाला देश है। तो ये बात यहाँ पर सही है, चूंकि लगभग 1.45 अरब होने की उम्मीद है, समझिए। ठीक, तो ये इसके सामने बिल्कुल सही दिया हुआ है, यानी ए का 1 हो जाएगा। ए का 1 देखिए, आपको सिर्फ ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा होगा और डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, बी कट हो गया ऑप्शन और सी कट हो गया। आगे मिलान करते हैं। नाइजीरिया की बात करें, तो ये क्या है? अफ्रीका में सबसे आबादी, अधिक आबादी वाला देश है। तो ये भी इसके सामने सही ही दिया हुआ है। वहीं सी की अगर बात करें, तो जापान की बात करें, तो ये घटती आबादी। तो ये भी क्या दिया हुआ है?
इसी के सामने सही मिलान था, यानी एक का ए हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका राइट आंसर। चूंकि जापान में कम जन्म दर के कारण क्या है, आबादी में कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये क्या था, सिर्फ मिलान करने वाला था। 8 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। और ये चैनल संबंधित जानकारी, तो जो भी बिहार शिक्षक भर्ती या बिहार के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, वो जीके जीएस के निचोड़ सॉल्यूशन जो कि बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड दिया जाता है, आप लोग सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, लाइक के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आपका एक लाइक शेयर कमेंट जो भी है काफ़ी मोटिवेशन देता है और आप लोगों के लिए अच्छा करने का जज्बा देता है। तो आप लोग ज़रूर जुड़े और ये आप लोग ज़रूर देख लिया कीजिए। और आज है वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न। इसी तरह रेगुलर आपको सारे विषय कराए जा रहे हैं, तो बिहार शिक्षक भर्ती वाले तो इस क्लास को मिस ना ही करें। आर्मोरिकन मासिफ किस देश में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो ये एक क्या है, भूवैज्ञानिक मासिफ है, भूवैज्ञानिक मासिफ है, जो कि क्या है, फ्रांस में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो फ्रांस में स्थित है। वो भी फ्रांस में अगर हम इसकी बात करें तो ध्यान रखिएगा कि फ्रांस के उत्तर पश्चिमी भाग में एक बड़ा क्षेत्र को ये क्या करता है, कवर करता है। कौन, आर्मोरिकन मासिफ। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। इसमें कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है ये भी कभी पूछ लेगा तो ध्यान दीजिएगा। इसमें ब्रिटनी, ब्रिटनी और क्या, नॉर्मडी, नॉर्मडी और क्या, नॉर्मडी का पश्चिमी भाग ध्यान रखिएगा, नॉर्मडी का पश्चिमी भाग और पेस, पेस डेला लोअर। ये सब नाम सबको याद नहीं रहता है, नोट डाउन जरूर क्या कर लीजिएगा। ये सब जो है क्षेत्र क्या है, इसमें शामिल है, तो आपसे ये भी पूछ ले सकता है। ठीक, चलिए आगे की चर्चा करेंगे 9वें नंबर प्रश्न पे। बेनीटो नदी किस देश में स्थित है? कौन सी नदी, नाम सुने हैं, बेनीटो नदी, जिसको आपको एक नाम और से जाना जाता है, क्या, वो भी ध्यान रखिएगा, मबीनी नदी। कौन नदी, तो मबीनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस देश में है अगर बात करें तो यहाँ पर जो हो जाएगा, इक्वेटोरियल गिनी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना था। और कौन सा नाम एक ध्यान रखना है, मबीनी नदी। वही बात करें तो यह मध्य अफ्रीका की, मध्य अफ्रीका की क्या है, एक महत्वपूर्ण नदी में से एक है। और ये गैबॉन से निकलकर, अगर हम इसके प्रवाह की बात करें तो गैबॉन से निकलकर ये मुख्य रूप से इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल गिनी में क्या है, बहती है, गिनी में बहती है। तो ये पॉइंट भी आपको, अगर इसका मुहाना पूछ दे तो कि इस नदी का मुहाना, तो ध्यान रखिएगा यह अटलांटिक महासागर में, कौन महासागर में, तो अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। ठीक, कौन नदी, बेनीटो नदी। देखिए ये सब नाम आप हंसी मजाक में भी याद कर लीजिए, किसी का आप नाम ही रख लीजिए बेनीटो और उसको दिन भर में 4 बार बुलाइए, बेनीटो बेनीटो, देखिए आपको नाम ही याद हो जाएगा, भले उसको समझ में ना आए कि हमको क्या कह के बुला रहा है। 10 की बात करें, चीन में लोएस निचेफो की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्नलिखित से संबंधित है। अब इसके बारे में हमें देखना होगा। एक में है ज्वालामुखी विस्फोट और राख का गिरना, तो ये इससे संबंधित नहीं है। वहीं बात करें, दूसरा है हिम युग के दौरान हिम नदीय गतिविधि, तो ये भी इससे संबंधित नहीं है। चूंकि चीन में लोयस निक्षेपों की उपस्थिति का संबंध पूछ रहा है।
सी है गोबी जैसे मरुस्थलों से हवा द्वारा लाया गया धूल। तो ये एग्जैक्ट आंसर सही दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। चूंकि आपको पता है कि जो लोएस्ट मिट्टी, निक्षेप का मतलब क्या हुआ, मिट्टी की बात हो रही है, तो जो लोएस्ट मिट्टी है बारीक कणों वाली हवा द्वारा, बारीक कणों वाली हवा द्वारा क्या है, जमा की गई तलछट है। पढ़िएगा, एनसीईआरटी में ये सब डिटेल से दिया हुआ है, एनसीईआरटी के बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो तलछट है जो विशेष रूप से आपको उत्तरी चीन में देखा गया है। कहाँ, मतलब देखा जाता है जी, उत्तरी चीन में देखा जाता है। और ये गोबी जैसे मरुस्थल से उत्पन्न होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। और हवाओं द्वारा लंबी दूरी तक ले जाता है, और ये उपजाऊ लेकिन कटाव मिट्टी भी बनाता है। ठीक, तो ये सब ध्यान रख सकते हैं। बाकी जो मेन पॉइंट है वो आपको लिखा ही दिया गया। आगे की चर्चा कर लिया जाए 11 नंबर प्रश्न पे। मृत सागर की उच्च लवणता मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण है। अब मृत सागर के बारे में चलिए देख लेते हैं कि इसकी जो उच्च लवणता है किसके कारण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और हाँ, जो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहले वाला क्लास नहीं देखे वो भी देखिए, सारे विषय के प्लेलिस्ट बने हुए हैं। ये है समुद्र तल से नीचे इसकी स्थिति क्या है, ये इसका कारण है, तो ये इसका कारण नहीं है। दूसरा बात करें तो उच्च वाष्पीकरण दर और कोई बही निर्वाह ना होना, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चूंकि मृत सागर एक ऐसा क्षेत्र में स्थित है जहाँ का तापमान क्या होता है, बहुत अधिक रहता है, जलवायु भी शुष्क है, तो ये बहुत तेजी से उच्च तापमान के कारण जो मृत सागर की पानी है सतह से वो तेजी से वाष्पित हो जाता है, तो यही इसका एग्जैक्ट कारण होता है। और मृत सागर आप इस तरह से भी चाहें तो लिख सकते हैं, मृत सागर। लिखने से ज़्यादा क्वेश्चन को समझिए कि क्या क्या क्वेश्चन बनता है। एक बंद बेसिन है, इसमें पानी आता है कहाँ से, तो जॉर्डन नदी से पानी आता है, लेकिन कोई पानी बाहर नहीं निकलता है, ये चीज आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक, और इसमें जो तीव्र वाष्पीकरण होता है तो समय के साथ नमक भी जमा हो जाता है मरुस्थलीय जलवायु के कारण, तो ये सब आपको लिखना नहीं है, बस जानकारी के लिए ध्यान रखिएगा। आगे की चर्चा करेंगे 12वां नंबर प्रश्न। और जो लोग भी लाइक नहीं किए हैं सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए। रोअरिंग फोर्टीज तेज पश्चिमी हवाएं हैं जो निम्नलिखित में पाई जाती हैं, यानी कि रोअरिंग फोर्टीज कहाँ पाई जाती है, यही आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 40 डिग्री और 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच अटलांटिक महासागर में। बी है 30 डिग्री और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच हिंद महासागर में। सी है 40 डिग्री और 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच दक्षिणी गोलार्ध के महासागर में। या फिर डी है प्रशांत महासागर में विषुवत के पास। तो ध्यान दीजिएगा, रोअरिंग फोर्टीज जो है 40 डिग्री और 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच दक्षिणी गोलार्ध के महासागर में पाए जाने वाली कैसी हवाएं हैं, तो पश्चिमी हवाएं हैं, ये ध्यान में आपको होनी चाहिए। ठीक, वही बात करें तो इस अक्षांश में क्या है, कोई भी महत्वपूर्ण भूखंड नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ, भूखंड नहीं है, यानी कि जो हवाओं को रोक सके और जिससे उनकी तीव्रता क्या है, बढ़ जाती है। अगर बात करें तो ये जो हवाएं हैं, कौन हवाएं, तेज पश्चिमी हवाएं, तो ये जो हवाएं हैं ऐतिहासिक रूप से अगर बात करें तो नौकायान जहाजों के लिए, किसके लिए,
तो नौकायान जहाजों के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक, और ये उत्तरी गोलार्ध या विषुवत के पास नहीं पाया जाता है। तो समझ में आ गया कि ऑप्शन सी ही इसका उपयुक्त करेक्ट आंसर क्यों हुआ। आगे की चर्चा करें। 13 नंबर पर, डेन्यूब नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन सही है। किसके बारे में देखना है इस बार? डेन्यूब नदी के बारे में। चलिए देख ही लेते हैं क्या है। यह यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। तो 1 नंबर तो सही हो गया। देखिए एक कहाँ मौजूद नहीं है, तो ऑप्शन सी में तो मौजूद नहीं है, तो ये ऑप्शन कट हो गया। दूसरी सबसे लंबी नदी ये है, तो फिर पहली कौन है ये भी तो ध्यान होना चाहिए। तो पहली कौन हो जाएगी? वोल्गा। वोल्गा नदी जो यूरोप की सबसे लंबी नदी होगी। उसके बाद कौन? डेन्यूब नदी। दूसरा है, यह कई मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों से होकर बहती है। तो ये बात भी क्या दिया हुआ है? सही दिया हुआ है। तो जब सही दिया हुआ है तो ये भी पता होना चाहिए ना कि किस किस देशों से होकर बहती है। तो ध्यान दीजिएगा कि मध्य और पूर्वी यूरोपीय देश की बात हुई है, तो जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और क्या कहता है, रोमानिया, रोमानिया जैसे देशों से होकर बहती है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। तीसरे की बात करें तो तीसरा नंबर क्या है? यह काला सागर में गिरती है। तो ये बात भी क्या है? सही ही दिया हुआ है, क्योंकि यह एक डेल्टा के माध्यम से, किसके माध्यम से? तो डेल्टा के माध्यम से काला सागर में गिरती है। तो 3 भी सही हो गया। चौथा पढ़ते हैं, इसका उद्गम आल्प्स में होता है। तो ये यहाँ पर क्या दे दिया है? गलत दे दिया है। तो पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक भी सही, 2 भी सही, 3 भी सही, यानी ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2, 3। चौथा गलती क्यों हुआ कि इसका उद्गम आल्प्स में होता है। तो यहाँ पर होना क्या चाहिए? चौथा नंबर स्टेटमेंट होना ये चाहिए कि जो इसका उद्गम है ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट में होता है। ब्लैक फॉरेस्ट में होता है, ना कि आल्प्स में। तो इसीलिए ये सेंटेंस यहाँ पर गलत है। और नोट डाउन जरूर कीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए बहुत ही मेहनत से लाया जाता है। 14 नंबर पे चलते हैं। एग्जाम पैटर्न पे ही क्वेश्चन लाया जाता है। माउंट एवरेस्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन सही है। इससे संबंधित तो आपको प्रश्न भी बिहार शिक्षक भर्ती में पूछा जा चुका है। देखिए अगर बात करें, यह विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। तो ये बात क्या है? बिल्कुल सही दिया हुआ है। लगभग बात करें तो 8848 मीटर, ये ध्यान रख सकते हैं। दूसरा है, यह हिमालय में स्थित है। तो ये बात भी क्या दिया हुआ है? सही दिया हुआ है, क्योंकि ये हिमालय में बात करें तो नेपाल चीन सीमा पर स्थित है। नेपाल चीन सीमा पर स्थित है। तीसरा है कि यह पूरी तरह से चीन के भीतर है। कर दिया ना गड़बड़, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो केवल 1 और 2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, चूंकि इसलिए गलत हुआ कि यह नेपाल और चीन द्वारा साझा किया जाता है, ना कि ये पूरे चीन के भीतर है। अब और क्या क्या प्रश्न आपसे पूछता है माउंट एवरेस्ट से? पहले तो जानिए कि ये विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। 8848 मीटर हो गया है इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो। और वही पूछेगा किस देश में स्थित है, तो देश आपको अभी बताएं कहाँ हो जाएगा? नेपाल में स्थित हो जाएगा। पूछ लेगा आपसे, और क्या आपसे पूछ लेगा, जैसे स्टैटिक जीके के रूप में पूछ लेता है कि इस पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? काफी बार पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा ये कौन हो जाएंगे? तेंजिंग शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी।
1 नंबर ये सब प्रश्न आपको दिला देता है किसी भी एग्जाम में। ठीक, एक प्रश्न काफी और क्या पूछता है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सागर माथा। हालांकि आपको और भी नाम हम सब पढ़ा चुके हैं कि कहाँ किस नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, तो ध्यान रखिएगा हिमालय पर्वत श्रृंखला का, हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो ये सब सुन के भी लिख लिया कीजिए। चलिए आगे की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ऑप्शन ए है भारत, बी है मोनाको, सी है बांग्लादेश और डी है सिंगापुर। तो आपको पता है कि मोनाको ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक, वही बात करें और इसमें देखिए बांग्लादेश, सिंगापुर, ये जो दिया हुआ है बांग्लादेश, सिंगापुर, भारत, इसमें भी उच्च घनत्व है लेकिन मोनाको से कम है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा था उसके आंसर क्या हो जाएगा, मोनाको हो जाएगा। और आपको ये पहले से भी पता होगा। और हाँ, प्लीज कमेंट जरूर करें प्रश्न का आपको स्तर कैसा लगता है, या कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो जरूर कर दिया करें। 16 नंबर देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला अल्पाइन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है कार्पोथियन, बी है कॉकस, सी है एपेनिन। तो ध्यान दीजिएगा ये तीनों जो है अल्पाइन प्रणाली का हिस्सा है। तो जो हिस्सा नहीं है वो हो जाएगा एपलाचियन। क्या हो जाएगा, एपलाचियन। एपलाचियन पर्वत की अगर हम बात करें तो ये जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और प्राचीन मोड़दार पर्वत है। कैसा पर्वत है, तो प्राचीन मोड़दार पर्वत है जो कि अल्पाइन प्रणाली से असंबंधित हो जाएगा। वहीं अगर बात करें तो और क्या ध्यान रख सकते थे आप इसमें कि अल्पाइन प्रणाली में यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में कई युवा मोड़ पर्वत, जिसमें देखिए कार्पोथेरियन हो गया, कॉकस हो गया, एपेनिन हो गया, ये सब क्या है, तो युवा मोड़ पर्वत शामिल है। युवा मोड़ पर्वत इसका हिस्सा है, हमसे हिस्सा नहीं है पूछा गया था। ठीक, तो यही से ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका राइट आंसर। 17 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक द्वीप समूह है। चलिए इसमें से देख लेते हैं। ऑप्शन ए है थाईलैंड, बी है फिलीपींस, सी है मलेशिया और डी है वियतनाम। तो देखिए थाईलैंड की अगर हम बात करें तो इसके पास भी कई द्वीप है, लेकिन द्वीप समूह राष्ट्र के रूप में ये क्या है, वर्गीकृत तो नहीं है। उसी तरह से ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो फिलीपींस जो कि ये क्या है, द्वीप समूह देश है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित ये द्वीप समूह देश है। तो ये ध्यान में होना चाहिए। साथ ही साथ ये प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित है। किस भाग में, तो पश्चिमी भाग में स्थित है। ये भी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रहिएगा रखिए। उसी तरह से मलेशिया की बात कर ले तो इसका भी क्या है, कुछ हिस्सा बोर्नियो द्वीप पर है। इसमें भी कई छोटे द्वीप भी हैं लेकिन द्वीप समूह का नहीं है। वियतनाम भी वही हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया का। तो ये भी मुख्य भूमि देश है लेकिन द्वीप समूह राष्ट्र के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फिलीपींस। चलिए 18 पे चर्चा करते हैं। और ये फिर से एक बार चैनल संबंधित जानकारी, तो आप लोग इसको देख लिया कीजिए। कोई प्रश्न हो तो पूछ लिया कीजिए। आप लोग से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि बहुत ही मेहनत से क्वेश्चन आपके लिए लाया जाता है और उसका सॉल्यूशन भी बिल्कुल हम आपको डिटेलिंग के साथ देते हैं, चाहे वो कोई भी विषय हो। तो एनसीईआरटी बेस्ड ही दिया जा रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री। तो पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाता है।
तो बिहार शिक्षक भर्ती वाले चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वो भी कर सकते हैं जो बिहार की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में लगे हैं। यकीन मानिए, आपको मेरे पास जितनी भी सुविधा है उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट दिया जाता है। तो एक बार हमारी मेहनत पे ध्यान दीजिए। आप लोग लाइक शेयर कर दिया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। साथ ही साथ कमेंट भी कर सकते हैं आप, यही आपसे एक रिक्वेस्ट है। बाकी आप लोग का रेगुलर क्लास चलता ही रहेगा। 18 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक रिफ्ट वैली से होकर बहती है, पूछा जा रहा है। ठीक, अगर हम इसमें बात करें तो ध्यान दीजिएगा, मिसिसिपी, अमेजन, जॉर्डन, राइन में, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। जॉर्डन नदी जो है सीरियाई अफ्रीकी, इस तरह से लिख लीजिएगा, सीरियाई अफ्रीकी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। ठीक, जो कि पृथ्वी पर सबसे गहरे अवसादों में से एक है। और वह अभी कुछ देर पहले चर्चाया था ना मृत सागर का, जो कि जॉर्डन द्वारा ही क्या है, पोषित है। वहाँ पे हम चर्चा भी किए थे, तो ये बात ध्यान रख लेना है। साथ ही साथ यहाँ पे राइन की अगर हम बात कर ले तो एक ये ग्रेवन ग्रेबिन जैसी रिफ्ट से होकर गुजरती है, लेकिन जॉर्डन जितना स्पष्ट रूप से नहीं। बाकी यहाँ पर अमेजन और मिसिसिपी की बात करें तो ये दोनों जो है व्यापक मैदानों से होकर बहती है, व्यापक मैदानों से होकर बहती है, ना कि रिफ्ट वैली से। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। आगे की प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? ये आप लोग आंसर कर ही दीजिएगा। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ग्रेट विक्टोरिया। क्या हो जाएगा? ग्रेट विक्टोरिया। अगर हम बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा हो जाएगा मरुस्थल। और अगर बात करें यहाँ पर क्या है ग्रेट विक्टोरिया का, तो चलिए जान ही गए, कालाहारी मरुस्थल ऑप्शन ए में था। तो ये क्या है, ध्यान रखिएगा, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कालाहारी से आप चाहें तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि मुख्य रूप से बोत्सवाना, बोत्सवाना, नामीबिया, नामीबिया या फिर क्या कहता है, दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। थार की अगर हम बात करें, थार मरुस्थल की, तो ध्यान रखिएगा कि ये भारतीय उपमहाद्वीपीय के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, जो भारत और किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच फैला हुआ है थार मरुस्थल। वहीं ऑप्शन डी था अटाकामा मरुस्थल की अगर बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है, मुख्य रूप से कहिए तो चिली में। और यह दुनिया के सबसे शुष्क रेगिस्तानों में से एक है। हमसे यहाँ ऑस्ट्रेलिया का पूछा गया था, तो ग्रेट विक्टोरिया हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। एक तरफ आपका ज्वालामुखी है, एक तरफ इससे देश हमें मिलान करना है। ऑप्शन ए है, क्या कहता है, माउंट एटना। तो माउंट एटना आपको पता है कि इटली का ही है। कहाँ का है? तो इटली से ही संबंधित हो जाएगा। और कैसा ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी ध्यान रखना है। तो एक का सही सीधा ही दिया हुआ है इटली। वही बात करें, यहाँ आपसे सही पूछा गया है, तो इटली वाला क्या था, यहाँ पर सही दिया हुआ है। दूसरा बात करें माउंट फूजी, तो माउंट फूजी क्या है, जापान का ही ज्वालामुखी है। जापान में निष्क्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? तो निष्क्रिय। तो ये भी यहाँ पर आपका सही दिया हुआ है। आगे की अगर हम बात करें तो देखिए, एक सही हो गया, दो सही हो गया, यहाँ सिर्फ केवल एक चार है, तो इसको करिए कट। यहाँ देखिए एक सही है, तो यहाँ पर एक मौजूद ही नहीं है। अब या तो ऑप्शन ए आंसर होगा या तो ऑप्शन डी होगा। आगे की देखें तो माउंट
एरवेस। तो माउंट एरवेस कहाँ है? तो ये देखिए, ध्यान रखिएगा, ये अंटार्कटिका में ही स्थित है। तो ये भी सही दिया हुआ है। सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी, कैसा ज्वालामुखी? तो सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एरवेस, जो कि अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन 4 पे चले, 4 माउंट किलिमंजारो। तो ये क्या दिया है? सबसे तंजानिया। तो ये भी यहाँ इसके सामने सही ही दिया हुआ है, हमसे सही ही पूछा जा रहा था। 1 सही हो गया, 2 सही हो गया, तीनों सही, 4 भी सही, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। चूंकि आपको माउंट किलिमंजारो के बारे में पता है कि ये अफ्रीका का सबसे क्या हो जाएगा? ऊंचा शिखर हो जाएगा, ऊंचा शिखर हो जाएगा। और ये कैसा ज्वालामुखी है? तो यहीं पर लिख देते हैं, निष्क्रिय ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? तो निष्क्रिय ज्वालामुखी है। आगे की प्रश्न को देखेंगे, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का अंतिम प्रश्न होने वाला है। बाल्टोरो हिमनद, हिमनद को कहीं पे ग्लेशियर भी लिख देगा, किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है हिंदू कुश रेंज। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो यह पर्वत जो है मुख्य रूप से अफगानिस्तान और किसके बीच? अफगानिस्तान और पाकिस्तान में क्या है? पश्चिम में स्थित है, पश्चिम में स्थित है। तो ये तो होगा नहीं। वही बात चूंकि हमसे बाल्टोरो का पूछा गया है। बी में अगर बात करें तो हिमालय रेंज दिया हुआ है। तो हिमालय रेंज भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये काराकोरम मुख्य हिमालय श्रृंखला के उत्तर पश्चिम में एक अलग रेंज है। तो अगर इसकी हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कि इस तरह से लिख सकते हैं, हिमालय एक विशाल पर्वत प्रणाली है। इसमें छोड़िए, उतना नहीं लिखने का ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है हिमालय रेंज के बारे में अच्छे से पता भी होगा। लेकिन जो काराकोरम रेंज यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसी में क्या हो जाएगा? बाल्टोरो हिमनद जो है यही तो स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो ये 63 किलोमीटर लंबा है। कितना किलोमीटर लंबा है? तो 63 किलोमीटर लंबा है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान के गिलगित पूछता है, गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में है, बाल्टिस्तान क्षेत्र में है, ये बात ध्यान रखना है। और तो यहाँ पर कुछ था नहीं। ऑप्शन डी की बात करें तो तियान शान रेंज। तो यह पर्वत श्रृंखला जो है ना, बहुत दूर उत्तर में अगर बहुत दूर की बात करें तो मुख्य रूप से मध्य एशिया, जैसे कि किर्गिस्तान हो गया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान हुआ, उज्बेकिस्तान, ये सब के प्रांत में स्थित है। हमसे यहाँ बाल्टोरो हिमनद पूछा गया था, जो कि काराकोरम रेंज में स्थित है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दिया करें। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।